आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी पहुंचे रुड़की, जीवन दीप आश्रम में धार्मिक कार्यक्रम में की शिरकत। अल्मोड़ा में पटेल जयंती पर निकाली गई पदयात्रा में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा। उधम सिंह नगर में जाम से निपटने की सजग हुई पुलिस ने चलाया बड़ा चेकिंग अभियान। देहरादून में भूमाफियाओं ने बेची एनआरआई की जमीन, 27 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अमेरिका में रहती है 80 वर्षीय मिशा। देहरादून में फर्जी पहचान से रह रहा बांग्लादेशी गिरफ्तार, पत्नी रीना को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में सैनिक की मौत, पुलिसकर्मियों ने दिखाई मानवता, बस में चढ़ते समय हुए बेहोश हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने और नेता सदन का नाम तय होने के बाद उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। बीजेपी पहले ही इस बात को कह चुकी है कि बिहार चुनाव के बाद उत्तराखंड में मंत्रिमंडल के विस्तार की पूरी संभावना है। ऐसे में अब जब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है तो उत्तराखंड में कब होगा, ये बड़ा सवाल है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में अब राजनीतिक दलों के सामने अगली चुनौती वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की है। इस महासमर से पहले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की कसरत को अंजाम तक पहुंचाने का इंतजार है। धामी मंत्रिमंडल में वर्तमान में 5 सीटें रिक्त हैं। मंत्रिमंडल की कुल 12 में से 7 सीट भरी हैं। रिक्त सीट को भरने के लिए लंबे समय से कसरत चल रही है, लेकिन इसमें लगातार देरी देखने को मिल रही है। हालांकि अगले विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसको लेकर सीडब्ल्यूसी मेंबर और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि अब तो चुनाव सामने आ गए हैं। वर्किंग बोर्ड केवल 5 से 6 महीने का रह गया है, उसके बाद चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो अब बनाए या ना बनाए इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैबिनेट खाली रखकर भाजपा ने जरूर जनता का नुकसान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास योग्य लोग हैं ही नहीं। ये इससे पता चलता है कि अभी भी 90% मंत्री और प्रवक्ता कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भाजपा का मानना है कि हमारी सरकार मौजूदा मंत्रियों और उनके काम से खुश है। जब काम सही हो रहा है तो और मंत्रिमंडल को बढ़ाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस अपने संगठन पर ध्यान रखे, भाजपा में सब अच्छा है और सरकार सही काम कर रही है। अब तो चुनाव आ गया, अब अगर कोई बन भी जाएगा, वर्किंग बोर्ड केवल 5 महीने का रह गया, 5 से 6 महीने का। उसके बाद चुनाव की तैयारी इत्यादि हो जाती है। तो अब बनाए ना बनाए से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता का नुकसान जरूर कैबिनेट को खाली रख के बीजेपी ने किया है। और जो मैं समझता हूँ कि इनके पास योग्य लोग हैं ही नहीं तो आधे भी, बल्कि 90% जो मंत्री हो कांग्रेस पृष्ठभूमि के आज हैं। प्रवक्ताओं में भी 90% प्रवक्ता जो है कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। तो टोटा है बीजेपी के पास योग्य लोग। भाजपा पे इतनी योग्य सरकार है कि लगभग आधा मंत्रिमंडल हमारे पास है, उसके बाद हम बेहतर सरकार चला रहे हैं। तो भाजपा के विधायकों की योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता। ये हमारी योग्यता ही है कि हम आधा मंत्रिमंडल में भी बेहतर सरकार दे पा रहे हैं, बेहतर परिणाम दे पा रहे हैं। तो हमारी योग्यता पर उनको संदेह नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या ये मानने की ये 5 मंत्रियों के साथ ही भाजपा आगे 27 में ही जाएगी, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होने वाला? अगर चले तो क्या दिक्कत है? सरकार 4 साल चली है, बहुत बेहतर सरकार चली है। पिछली बार भी बहुत लंबे समय तक हमारे तमाम मंत्रालय खाली थे, उसके बावजूद हमने बेहतर सरकार चलाई, दोबारा सरकार लाए। आज भी अगर मान लीजिए कुछ मंत्रालय खाली है लेकिन सरकार बेहतर चल रही है, उसमें दिक्कत किसको है? भाई तो हमारे इंटरनल विषय है कि हम सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं नहीं करते। कांग्रेस को क्या लेना इस बात से? आगामी 2027 के चुनाव से पहले बिहार चुनाव के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्द धामी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन भाजपा और कांग्रेस की इस जुबानी जंग में अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि आखिर खाली पड़े मंत्रिमंडल आगे भरे भी जाएंगे या नहीं।
एक तरफ पदों को लेकर कांग्रेस जनता से धोखा देने का आरोप भाजपा पर लगा रही है, वहीं भाजपा सब कुछ सरकार में चलने का दावा कर रही है। ऐसे में मंत्रिमंडल का लंबे समय से विस्तार न होना आम जनता के लिए कितना हितकारी है, ये आप समझ ही सकते हैं। हो या अन्य किसी राज्य का चुनाव हो, उसके बाद हमेशा उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं आकार लेती है। वैसे भी होली का अवसर हो, दिवाली का अवसर हो, नए साल का मौका हो, नवरात्रि का पर्व हो, हमेशा मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें पिछले 3.5 सालों से उठती रही है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार आज तक भाजपा नहीं कर पाई है। इसका सीधा सीधा कारण है कि भाजपा के जो पूर्व मुख्यमंत्री है और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच नूरा कुश्ती चल रही है, उनमें तालमेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है, आपसी मतभेद है, कलहबाजी है, इसीलिए भाजपा मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही है। और दूसरा कारण ये है कि भाजपा में योग्य विधायक है ही नहीं है। इस मामले में यूकेडी का स्पष्ट मानना है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। इसके बाद 2027 में तो वैसे भी भाजपा की विदाई है इस प्रदेश से, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 साल तक ज्यादातर पद, मलाईवादार पद अपने पास रखे, जिससे उनको बहुत अच्छा फायदा हुआ, दिल्ली के लिए फायदा हुआ। लेकिन अब जबरदस्ती लास्ट के कुछ महीनों के लिए या 1 साल के लिए ये कुछ मंत्रियों को फिर पद देते हैं, तो वो सरकारी राजस्व पर एक बहुत बड़ा बोझ होगा, मेरा मानना है। क्योंकि वैसे भी भाजपा विदाई की तरफ है, जैसे इनके काम इस प्रदेश में निरंतर रूप से हो रहे हैं, तो जनता इन्हें निश्चित रूप से इस प्रदेश से विदा करेगी। देखिए, कांग्रेस इतनी क्यों परेशान है यार? कांग्रेस के वो पूर्व अध्यक्ष इतने क्यों परेशान हुए? वो उन्होंने तो अपना कार्यकाल बिना कार्यकारिणी के गुजार दिया। बिना कार्यकारिणी के उन्होंने जो है पूरे 3 साल तक कांग्रेस के अंदर काम किया। तो मुझे लगता है कि उनको ये कहते हुए शोभा नहीं देता है कि मंत्रिमंडल में कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। विकास कार्य कोई अवरुद्ध नहीं हो रहे, कार्य हमारे पूरे तरीके से चल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इन सारी चीज़ों के ऊपर मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। तो कांग्रेस को इस तरीके का राजनीतिकरण करके और या ये कहना, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने अंदर थोड़ा सा झांक लेना चाहिए। जिनकी बिहार चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। इसके बाद से ही बीजेपी विधायकों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। साथ ही नेता मंत्री पद पाने के लिए दिल्ली दौड़ के साथ ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उत्तराखंड में साल 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी की रणनीतियों पर बात करें तो साल 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले यानी साल 2021 में नेतृत्व परिवर्तन कर दिया गया था, ताकि एंटी इनकम्बेंसी को दूर किया जा सके। ऐसे में आगामी 2027 से पहले 2026 में मंत्रिमंडल का विस्तार की चर्चाएं काफी तेज हैं, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो ऐसे में समय समय पर नेतृत्व परिवर्तन की उठने वाली सुगबुगाहट पर न सिर्फ विराम लगेगी, बल्कि नाराज चल रहे नेताओं को भी मनाने में सरकार कामयाब हो जाएगी, जो आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन के लिए काफी फायदेमंद भी साबित हो सकती है। लेकिन विपक्ष मंत्रिमंडल में विस्तार में देरी होने पर सरकार के फेलियर और जनता को धोखा देने की बात कर रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं, अल्मोड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भाजपा द्वारा पदयात्रा निकाली गई और स्थानीय नंदा देवी परिसर से निकल गई पदयात्रा पूरी बाजार होते हुए शहीद पार्क के शिखर तिराहे पर संपन्न हुई। इस पदयात्रा में शामिल केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है और इसी क्रम में अल्मोड़ा में पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने और विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। हम लोग बहुत ही सौभाग्यवान हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनके मार्गदर्शन में देश को एक करने का, देश की सारी रियासतों को, विरासतों को एकजुट में बात करके देश के स्वाधीनता को और मजबूत करने में जिनका योगदान रहा है, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर पूरे देश में अपनी यात्राएं चल रही हैं और तिरंगा यात्रा के साथ साथ सारे लोग इसमें शामिल हैं। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी राज्यों की सरकारों में इसने भागीदारी की, आम जनमानस भागीदारी कर रहे हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जीवन दीप आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने
विशाल धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी के साथ उनकी धर्मपत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं और आश्रम में उनका संत समाज और हजारों श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। रुड़की स्थित जीवनदीप आश्रम, जो महामंडलेश्वर स्वामी यतीश्वरानंद गिरी जी महाराज की अगुवाई में प्रदेश का एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ से भरा नजर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन के साथ आश्रम में जयकारों और मंत्रोच्चारों की गूंज सुनाई दी। एक सभागार यहाँ पर बनाया गया, सभागार का साथ ही जो हनुमान चौक पर गेट लगाया गया है उसका भी लोकार्पण, साथ में 1100 कन्याओं का पूजन और 6 सामूहिक विवाह के भी कार्यक्रम थे। अनेक भक्तजन आए हैं और मैं आपके सभी कार्यक्रमों के लिए और जिनका आज मंगल कार्य हुआ है उन सभी को बधाई देता हूँ। पूज्य संतगण भी अपना आशीर्वाद देने आए हैं, अनेक स्थानों से अनेक भक्तगण यहाँ पहुँचे हैं, श्रद्धालुजन पहुँचे हैं। सभी सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के वाहक हैं, संभावक हैं। उन सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे सनातन की धर्म ध्वजा लहरा रही है। और खबर उधम सिंह नगर से, जहां खटीमा में लगातार बढ़ती जा रही जाम की समस्या से निपटने की यातायात पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है और ट्रैफिक पुलिस ने डग्गा मार और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू किया। अभियान के तहत मुख्य बाजार, हाईवे और भीड़भाड़ वाले अन्य स्थानों पर पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की और अभियान के तहत जहां ओवरलोडिंग की जांच की गई, वहीं वाहनों के अभिलेखों की जांच पड़ताल भी की गई। बिना कागजात और नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे कई वाहनों को मौके पर ही रोका गया और कार्रवाई की गई। एड्रेस कहाँ की रहने वाले? एड्रेस हमारा सब मिलेगा, एक बार जितने भी ओवरलोडिंग वाहन आ रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं और ये यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा रही है। मार्केट के अंदर जो भी अनावश्यक वाहन खड़े हैं उनका चालान किया जा रहा है, सबको अवगत करा दिया गया है और सभी लोगों का इसमें सहयोग की आवश्यकता है। और जितने भी ये 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, ये अनावश्यक ये चौराहे पे खड़ा न करें, जो भी पार्किंग स्थल है उस पर पार्क करें। और खबर देहरादून से, जहां सक्रिय भूमाफिया NRI बुजुर्ग महिला की 6 बीघा जमीन को प्लाटिंग कर बेच डालने का मामला सामने आया। जमीन खुर्द-बुर्द होने की जानकारी पाकर पहुंची महिला को यहां पहुंचने पर जमीन पर मकान बने मिले और कुछ लोग खाली प्लाट की नींव भरवा रहे थे। रजिस्ट्री कार्यालय जाकर दस्तावेज देखने पर मालूम चला कि भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्लॉटिंग कर दी और क्लेमेंटाउन पुलिस ने वर्तमान में अमेरिका में रह रही 80 वर्षीय पीड़िता मिशाल की तहरीर पर 27 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता के मुताबिक यहां भारूवाला ग्रांट में उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, वे वर्तमान में अमेरिका में रहती हैं। इसका फ़ायदा उठाकर भूमाफियाओं ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और प्लॉटिंग करा दी। क्लेवन टाउन में भारूवाला में एक NRI लेडी है जो जिनका निवास मूल रूप से दिल्ली में है, लेकिन काफ़ी वर्षों से वो बाहर निवासरत थी और उनके द्वारा जब यहाँ पर उनकी एक लैंड थी और उनको जब जानकारी मिली कि यहाँ उनकी लैंड को काफ़ी लोगों ने मिलकर खुर्द-बुर्द करके उसको बेच दिया, उसकी रजिस्ट्री कर ली है, तो उसके आधार पर जो तहरीर प्राप्त हुई है, प्राथमिक जांच उपरांत जो है इसमें जो 27 लोग के नाम आए थे इसमें किनके द्वारा खुर्द-बुर्द किया गया, 27 लोग पर केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन को स्पेशल SIT के लिए भी बताया गया, जिससे कि कहीं इसमें कोई संगठित रूप से अगर कोई गैंग काम कर रहा है तो वो भी ट्रेस किया जाए। तो मुकदमा दर्ज हो गया, आगे की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी साक्ष्य आएंगे उस पर तत्काल उसमें कार्रवाई की जाएगी। और उत्तराखंड के खटीमा बीच बाजार क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। बस में चढ़ते समय अचानक एक 50 वर्षीय व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा, जिनकी पहचान 21 असम राइफल के फौजी पुष्कर सिंह डांगी के रूप में हुई। स्थानीय लोगों ने देखा तो वह बेहोश होकर अवस्था में था और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही खटीमा कोतवाली के 2 कांस्टेबल तत्काल मौके पर पहुंचे और मानवता का परिचय देते हुए उस व्यक्ति को तुरंत
खटीमा अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बताया कि व्यक्ति को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है। फिलहाल मृतक की पहचान पूर्व सैनिक के रूप में हुई है। एक 50 वर्षीय आदमी को पुलिस के द्वारा यहाँ पे लाया गया नागरिक चिकित्सालय खटीमा में, जो कि मृत अवस्था में था और उसके कार्ड को चेक करने पे पता लग रहा है कि वो फौजी है। अब मृत्यु के सही कारण जानने के लिए उसको अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पंचनामा भर के पुलिस वालों को पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु कहा जा रहा है। हम यहाँ पे खड़े थे, चाय पी रहे थे, अचानक से वो बस में उतार दिया बस वाले ने और इनको हार्ट अटैक जैसे पता नहीं क्या आया, एकदम वो बैठ गए। उसके बाद उनकी आंखें पलट गई और उसी टाइम खत्म हो गई। तो उनको कहाँ ले गए? सांस चल रही है नहीं चल रही है हमें नहीं पता, और हमने पुलिस को बुलाया तो वो ले गए, अभी हॉस्पिटल ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबर देहरादून से, जहां पुलिस ने ऑपरेशन कॉलोनी के तहत बांग्लादेशी नागरिक ममून हसन और उसकी सहयोगी त्यूनी निवासी रीना चौहान को गिरफ्तार किया। दोनों लंबे समय से फर्जी पहचान के जरिए नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक ममून हसन ने सचिन चौहान के नाम से आधार और पैन आदि फर्जी दस्तावेज बना रखे थे। वैसी पहचान के साथ शहर में संचालित एक क्लब में बाउंसर के तौर पर कार्यरत था। बताया गया है कि रीना ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर ये दस्तावेज तैयार कराए थे। ऑपरेशन कालनेमी है, उसमें 3 तरह के फोकस एरिया थे कि इस तरह के जो छदम भेष में, जो साधु भेष में या अन्य भेषों में जो धार्मिक अपना चोला पहनकर और लोगों को ठगते हैं या जो लोगों को खासकर बुजुर्ग महिलाओं और इन लोगों को टारगेट करते हैं, तो उस पर यह ऑपरेशन हमारा लगातार चल ही रहा है। साथ ही साथ इसमें ऐसे कालनेमी को भी ट्रेस करने की बात हुई थी, जो जैसे खासकर जो बांग्लादेश और इधर से आकर पहचान बदलकर यहाँ पर भारत में और खासकर देहरादून में रह रहे हैं, इनके लिए भी कार्रवाई चल रही थी, जिसमें 17 लोग अब तक हमने यहाँ से पकड़े थे, जिसमें 9 लोग जो है डिपोर्ट भी हो चुके हैं इसमें। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर शुक्रवार को कोटद्वार में एक भारत आत्मनिर्भर भारत की थीम पर विशाल यूनिटी मार्च निकाला गया। इस मार्च के बाद बद्रीनाथ रोड स्थित मालवीय उद्यान में आयोजित हुए कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद अनिल बनूली, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कोटद्वार में स्वीकृत पासपोर्ट ऑफिस के चालू नहीं होने पर गढ़वाल सांसद अनिल बनूली ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस स्वीकृत कराया था, लेकिन काफी समय गुजर जाने के बाद भी ये चालू नहीं हो पाया है। आप लोग पता कीजिए कि क्यों एक साइन के लिए इतने समय से रुके रहते। बड़ी दुख की बात है। बहुत प्रयासों के बाद बड़ी मुश्किलों के साथ कामों को आगे बढ़ाया जाता है। मैंने 12.5 लाख रुपए उसके अपनी सांसद निधि से भी उसके लिए दिए थे, लेकिन वो कहीं अटका हुआ है। उसको जांच आप लोग भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। सर, एक मुद्दा और आयकर विभाग की इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग देहरादून की 3 सदस्यीय टीम ने आज काशीपुर में बड़ी कार्रवाई की। टीम ने काशीपुर को ऑपरेटिव बैंक के हेड ऑफिस पर अचानक छापा मार का हड़कंप मच गया। आयकर विभाग की टीम संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कथित खामियों और अनियमितताओं की गहन जांच कर रही है। छापेमारी के दौरान टीम ने बैंक से जुड़े संदिग्ध दस्तावेज अपने कब्जे में लिए और संबंधित रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। और अल्मोड़ा में आज एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी द्वारा जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के महापौर अजय वर्मा एवं विशिष्ट अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा रहे। डॉक्टर दीपा गुप्ता ने कहा कि उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी हरिद्वार हर वर्ष संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन करती है और इसी क्रम में अल्मोड़ा जनपद में भी संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार प्रतिवर्ष ये संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन करती है। अल्मोड़ा जनपद पे आज जनपद स्तरीय प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है और इसमें हमारे पूरे 11 विकास खंड के लगभग 1000 से अधिक बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और इसमें 37,800 रुपए की नगद राशि का वितरण होगा। आज प्रथम दिवस कनिष्ठ वर्ग की 6 प्रतियोगिताएं होंगी। समूह नृत्य, नाटक और समूह गान, श्लोकोच्चारण, वाद विवाद और आशु भाषण। और टीमें आ रही हैं सल्ट, दौला देवी, सियालदह, भिकिया सेन, वैसे छाना, दूर दूर दराज से टीमें हमारी पहुंच चुकी हैं। खबर हल्द्वानी से, जहां नगर निगम की बोर्ड बैठक में विकास और आय वृद्धि आदि 32 प्रस्ताव पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान तय हुआ कि नए वार्ड से कमर्शियल टैक्स वसूली 31 दिसंबर तक की जाएगी। इसके अलावा मंगल पड़ाव में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराने पर विचार हुआ। नगर निगम के स्वामित्व वाली अन्य खाली पड़ी जमीनों को व्यावसायिक लिहाज से विकसित कराने पर जोर दिया। किराएदारी की समय सीमा बढ़ाने पर भी बोर्ड ने विचार किया और नगर निगम कार्यालय के विस्तारीकरण पर भी चर्चा हुई। तय हुआ कि सभी पार्षदों को स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पर्यटन के लिए अहमदाबाद ले जाया जाएगा, जिससे वे क्रियाकलापों को समझा सकें और बैठक में मेयर सहित सभी 60 वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। हम पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक अंतर्राज्यीय प्रशिक्षण शिविर जो अहमदाबाद के निगम में और उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी के दर्शन, ये 2 कार्य भी हमने कहा कि सभी 60 पार्षदों के साथ हम लोग वहाँ उसका भ्रमण करके भी इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती में हम जाने वाले हैं। तो ये भी बोर्ड में पास हुआ है कि हम सब लोग वहाँ जाएंगे इसका भ्रमण। और खबर श्रीनगर से, जहां एचएनबी परिसर सभागार में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि, उद्यान, ग्राम विकास और सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन जरूरतमंद पात्र व्यक्तियों लाभान्वित कराने के लिए कराया जा रहा है, इसलिए अधिकारियों और कर्मचारियों को 100% पात्रों को प्राथमिकता से लाभान्वित कराना चाहिए। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, ये बात कही। मैंने कुछ ग्राम प्रधानों से बात की, जो उन्हें योजना का नहीं बताया तो नीचे तो क्या बताओगे? ग्राम विकास, कृषि, उद्यान व सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक यहाँ पर की है। लगभग 2 घंटे की इस बैठक में सभी विभागों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट यहाँ पर दी और जिस हिसाब से हमारे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं मैं उससे संतुष्ट हूँ। लेकिन साथ ही मैंने ये कहा कि जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, क्योंकि आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं तो हमारे किसान की करते हैं। खबर लक्सर से, जहां मुंडाखेड़ा खुर्द गांव में साइबर ठगी का मामला सामने आया। साइबर ठगों ने सरकारी योजना के 11,11 हज़ार रुपये मिलने का झांसा देकर कई लोगों को ठगने की कोशिश की, लेकिन ग्राम प्रधान सहदेव परमार ने जागरूकता का परिचय देते हुए सभी को सचेत करते हुए ठगी का शिकार बनने से बचा लिया। ग्रामीणों से बताया कि ठगों के ने योजना के 11,11 हज़ार रुपये दिलाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने को कहा। इसकी जानकारी पाकर ग्राम प्रधान ने सभी को सलाह दी कि योजना के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की हिस्सेदारी होती है, इसलिए प्रधान या सचिव से संपर्क करना चाहिए। इसके बाद ठगी की मंशा से पहुंचे लोग मंसूबे पूरे किए बिना ही बैरंग लौट गए। मेरी ग्राम पंचायत मुंडाखेड़ा खुर्द में पिछले 10 दिन से साइबर ठगों द्वारा फर्जी कॉल की जा रही है लोगों को और कई लोग उनके झांसे में भी आ गए हैं। वो लोगों को गुमराह करके आंगनवाड़ी का नाम लेकर कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपके अकाउंट में 11,11 हज़ार रुपये हम डालेंगे और आप हमें बारकोड दे दीजिए और एक आपके पास OTP आएगा, वो OTP दे दीजिए। कई लोगों द्वारा बारकोड उन्हें भेज दिया गया और OTP भी दे दिया, तो जिससे उनके खातों से
कई लोगों के खातों से लाखों रुपए की रकम निकल गई है, जिसकी सूचना उन्होंने मुझे दी। मैंने उनसे बात करी और जिनके माध्यम से ये चीज़ें हुई थी, मैंने सभी से बात करी कि भाई आपने किस किस तरीके से किया। तो उनका यही था कि भाई हमारे पास, उन्होंने बोला कि भाई बार कोड दो, बार कोड के बाद OTP दिया, OTP के बाद जो भी है उनके अकाउंट में थी वो पैसे हमारे साफ हो गए। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के